मुझे क्या करके देना है? नॉर्मल एक्सप्रेशन, सेलिब्रिटी बना दूंगा भाई, पहले लेक्चर में आ रहे हो आप। हाँ, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का CS एग्जीक्यूटिव सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर की क्लास में। यार, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी बहुत बड़ा नाम है। यदि मैं इसके घर के नाम, छोटे नाम की बात करूं तो इसको हम लोग ना SBEC बोलते हैं एंड आगे भी बोलते रहेंगे। उससे पहले मैं आपको यहां पर हर दिन इस तरीके से याद दिलाऊंगा कि आप लोग CS एग्जीक्यूटिव में आ गए हो। CS एग्जीक्यूटिव में आने के साथ साथ आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरीके से आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रिपरेशन किया था, जो पढ़ाई की थी, वो ठीक है, वो उस एग्जाम के हिसाब से बढ़िया था, मस्त था, सुपर्ब था, मौज हो गई भाई वहां पर। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत हार्डवर्क करना है। टाइम ड्यूरेशन कम है, अटेम्प्ट है अभी हम लोगों के 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, जो भी आपका अपकमिंग अटेम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम लोगों को कैटर करते हुए भाई, ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ और अदर फैक्टर्स, अदर एलिमेंट को भी कंसिडर करते हुए हम लोगों को हमारा जो ये लेक्चर है ये स्टार्ट करना है। तो जैसा कि मैं तुम लोगों के सामने एक बार पहले आ चुका हूं, जहां पे मैंने CS एग्जीक्यूटिव का पूरा की पूरा एक जो कैरिकुलम है उस कैरिकुलम के बारे में तुम लोगों को बताया था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैं जिस सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, उस सब्जेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया था। तो एक सब्जेक्ट तो कंपनी लॉ है जिसके लेक्चर्स आपके पास में आते रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है भाई सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर। एंड भाई सेटिंग वर्ड बचपन से हम लोगों का फेवरेट होता है, फिर चाहे वो किसी भी चीज की सेटिंग क्यों ना हो, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी भी किसी भी वर्ड के दिखावे पे मत जाना भाई, क्योंकि यहां पर ये जो सेटिंग है, इस सेटिंग का मतलब वो नहीं है जो तुम्हारे लिए एक ऑर्डिनरी सेंस में सेटिंग का मतलब होता है। यहां पर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी जो है ना, वो आपके और हमारे इंस्टीट्यूट ICSI ने आपके सिलेबस में अभी से कुछ 5-6 अटेम्प्ट पहले ही इंट्रोड्यूस किया है। इन शॉर्ट यदि मैं बात करूं ना, तो जब CS एग्जीक्यूटिव का नया सिलेबस प्रपोज किया था, प्रपोज करके उसको जब अप्लाई किया था इंस्टीट्यूट ने, तो उस न्यू सिलेबस में ICSI ने आपके लिए सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर करके ना यहां पर एक सब्जेक्ट रखा था। पूरी बातें करेंगे अपन लोग इस सब्जेक्ट के बारे में, और हर एक चीज में आप लोगों को iPad पे दिखाऊंगा, आप लोगों को नोट डाउन करने का मौका भी दूंगा। हम लोग इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें करेंगे, इस सब्जेक्ट के लिए मुझे आपसे क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी मेरे से क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हम लोग इस सारी सिचुएशन को समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस सब्जेक्ट का एक बेसिक एस्पेक्ट समझ लेते हैं। हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट का पर्पस समझ लेते हैं भाई, कि इस सब्जेक्ट को रखने के पीछे इंस्टीट्यूट का क्या इंटेंशन है, वो क्या चाहती है आपसे, इंस्टीट्यूट क्या चाहती है मेरे से, कि मैं मेरे बच्चों को ये सब्जेक्ट किस इंटेंशन से, किस तरीके से पढ़ाऊं भाई। ये दोनों बातें जो है ना वो हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो यार, सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम बोलना सीख लो। अभी स्टार्टिंग के इनिशियली 4, 5, 6 डेज, 10 डेज तक तो ना मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ना सब्जेक्ट के नेम याद करने में ही प्रॉब्लम आ जाती है। कंपनी लॉ सिंपल है, मतलब कंपनी लॉ तुम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम EET में भी पढ़ा हुआ था, तो तुमको कंपनी लॉ सब्जेक्ट ध्यान रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तुम लोगों के लिए टैक्स लॉ, टैक्स वर्ड याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन मेरे भाई, 2 सब्जेक्ट यहां पर ऐसे हैं। एक है आप लोगों का JIGL, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन इन जनरल लॉ, एंड दूसरा सब्जेक्ट है भाई सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है ना, इन दोनों सब्जेक्ट के शॉर्ट नेम भी याद करने में प्रॉब्लम आती है, एंड लॉन्ग फॉर्म भी इसको याद करने में जो है वो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो यू नीड नॉट टू वरी भाई, तुम्हारा भाई है तुम्हारे सामने, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे भाई, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम भी बोल दूंगा और उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं ऐसा करके भी मैं तुम लोगों की हेल्प जो है वो कर दूंगा। अब आता हूं मैं मेरे सब्जेक्ट पे। फिर से एक बार इसका नेम रिवाइज करो, रिपीट करो, अगेन एंड अगेन रिपीट करो। आसपास में यदि आपका कोई छोटा भाई, छोटी बहन, मम्मी, पापा, दादा, दादी कोई भी बैठे, उनको भी बोलो कि आज से मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेके, भाई लाइक वाइक करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं, भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेके, भगवान श्री कृष्ण का, श्री गणेश का नाम लेके मैं इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जिस सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उस सब्जेक्ट का नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, है ना। अभी सुनना, लिख के भी हम लोग iPad पे, स्क्रीन पे भी देखेंगे, लेकिन अभी पहले सुनना भाई। मैं इनिशियली कुछ मिनट ना आप लोगों से बात करना चाहता हूं। मैं इनिशियली कुछ मिनट ना आपको इस सब्जेक्ट की फिलोसॉफी के बारे में बताना चाहता हूं। तो आप समझो, यहां पर मेरे सब्जेक्ट में जो नेम दिया है इंस्टीट्यूट ने, वो इसको नेम दिया है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ठीक है। पहला जो नाम दिया है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, एंड जो दूसरा नाम दिया हुआ है ना वो क्या दिया हुआ है, एंड इट्स क्लोजर। मतलब इस सब्जेक्ट में
मुझे बिजनेस को डेवलप करना है, बिजनेस एंटिटी को सेट करना है, सेट करने के साथ साथ उसके कंप्लायंस करना है, एंड कंप्लायंस करने के साथ साथ जब बिजनेस नहीं चल रहा है तो उस बिजनेस को बंद करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से हम लोग दुकानें बंद करवा सकते हैं लोगों की, वो सारे तरीके भी हम लोगों को यहां पर सीखने के लिए मिलेंगे। तो अब मैं बात करता हूं कि इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में क्यों रखा। यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आज हमारे इंस्टीट्यूट का जो भी स्टूडेंट अपनी एग्जाम क्लियर करके जब वो सीएस बनता था और अब वो स्टूडेंट से प्रमोट होकर मेंबर्स बन जाता था आईसीएसआई का, और मेंबर बनने के बाद उसके पास दो ऑप्शन थे, जैसे तुम लोगों ने सीएसईटी के एग्जाम में भी पढ़ा है, कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन में पढ़ा था कि एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो जॉब भी कर सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है। जॉब का मतलब वो कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में जा सकता है, एंड प्रैक्टिस का मतलब क्या है भाई, अपनी खुद की दुकान, भाई दुकान मतलब ऑफिस खोल सकता है, एंड ऑफिस खोल के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम कर सकता है। तो अब होता क्या था कि जब हमारे इंस्टीट्यूट का मेंबर, नया नवेला मेंबर सीएस बन जाता था, एंड जब उसको बताया जाता था कि भाई तू जॉब भी कर सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है, और मान लीजिए इन दोनों में से वो कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करता है, हम लोग सपोज करते हैं वो प्रैक्टिस करना, खुद का ऑफिस खोलना सिलेक्ट करता था। अब जैसे उसने खुद का ऑफिस खोला ना, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम आता था उसको, इतना बड़ा प्रॉब्लम आता था कि ये नहीं समझ में आती थी भाई कि ऑफिस में बैठ के हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस में बैठ के यदि कोई क्लाइंट आता है उस क्लाइंट से कैसे बातचीत करेंगे, कैसे डील करेंगे, क्लाइंट किस किस टाइप का आ सकता है, क्लाइंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्लाइंट किन किन मैटर के ऊपर हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहेगा। तो यहां पर ना उस नए नवेले मेंबर को ना कुछ समझ में नहीं आता था कि अल्टीमेटली जीवन में करे तो क्या करे। एंड सीएस बनने के बाद भी ना भाई मन में एक डर था, मन में एक हेजिटेशन थी, लोगों से बात करने में डर लगता था, किसी को भी ये बोलने में डर लगता था भाई कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। हाँ, आप अपने दोस्तों यारों के बीच में यदि हो तब तो भाई आप बिल्कुल चाव से बोलते थे, तेरे को पता है क्या कंपनी सेक्रेटरी है तेरा भाई, ऐसे कॉलर वॉलर ऊपर करके बोलते थे भाई कंपनी सेक्रेटरी है। लेकिन भाई जहां पर प्रोफेशनल मीट में जाते थे, प्रोफेशनल लोगों से मिलते थे, वहां पर डर लगता था अपने आप को एज एन कंपनी सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करने में। रीजन बिहाइंड कि यदि कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले भाई तो उसको हम लोग क्या आंसर करेंगे। हम लोग फर्स्ट शॉट क्लियर कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए तो भाई हमारी पब्लिक के सामने क्या इमेज बनेगी। तो इंस्टीट्यूट नोज वेरी वेल, हमारे इंस्टीट्यूट को ये बात पता लग गई थी, आईसीएसआई को लगा था कि यार बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं, नए नवेले मेंबर हैं जो सीएस बनने के बाद में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस को जब रिवाइज किया, सिलेबस को रिवाइज करते समय उसने एक बात का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखा, एक बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और वो बात थी कि भाई क्यों ना हम हमारे फ्यूचर मेंबर को आज से ही ऑफिस में काम कैसे होता है, ऑफिस में कौन कौन से काम होते हैं, क्लाइंट किन किन मैटर को आपके पास में लेके आ सकता है, एंड जो क्लाइंट आपके पास मैटर लेके आ रहा है उसको आप किस तरीके से रिजॉल्व करोगे, कैसे उसको कंसल्टेंसी दोगे, वो सारी बातें आपको कौन सिखाने के लिए आ रहा है, इंस्टीट्यूट। पर अब इंस्टीट्यूट खुद तो नहीं आ सकता है, तो उसने क्या किया है, यहां पे एक रियल लाइफ बेस्ड, पूरी की पूरी ऑफिस वर्किंग बेस्ड, भाई मतलब कंपनी लॉ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जेआईजीएल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टैक्स लॉ अगेन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट यू नो व्हाट, ये जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर है ना, ये आपको सबसे ज्यादा रियल लाइफ के करीब ले जाएगा, सबसे ज्यादा रियल लाइफ के दर्शन करवाएगा, आपको बताएगा कि एक ऑफिस कैसे चलाया जाता है। ये समस्या है। तो इंस्टीट्यूट ने इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पे सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर वाला जो है वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। बहुत प्रैक्टिकल है, हर एक चीज, हर एक चैप्टर आपको यही बात बताएगा कि ऑफिस में यदि कोई क्लाइंट आता है तो आपको उसको कैसे कंसल्टेंसी देना है, यदि आप जॉब पर हो, एज एन एम्प्लॉयमेंट में हो, यदि किसी के अंडर में किसी बड़ी लिस्टेड कंपनी में यदि आप एज एन कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हो, तो उस एंटिटी में, उस कंपनी पे कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से कानून अप्लाई होते हैं, उन कानून का कंप्लायंस कैसे करना है, कैसे उनको फॉलो करना है, क्या क्या उस कानून की रिक्वायरमेंट है, और यदि भाई उस कानून की रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल नहीं किया तो कैसे भाई आपकी और आपके कंपनी की लगेगी, वो लगाने वाले प्रोविजन भी ना हमको यहां पर इस सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में मिलने वाले हैं। तो देखो यार, एक बात बताओ ना, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं, देखो भाई बनिए का बच्चा हूं, नाम के पीछे माहेश्वरी लगा हुआ है, एंड सारे के सारे दोस्त मुझे इस तरीके से बुलाते हैं, मुखम मृष्टम हृदयम दुष्टम रोम रोम कपटेश्वरी, उसी का नाम सीएस गौरव माहेश्वरी। तो भाई इस तरीके से जब मेरे को गौरव माहेश्वरी करके बुलाते, इसका मतलब क्या हुआ भाई, नाम के आगे है गौरव, मतलब नाम है गौरव, पीछे लगा हुआ है माहेश्वरी, मतलब क्लियर दिख रहा है भाई बनिए का बच्चा है। और बनिए का बच्चा है इसका मतलब क्या भाई, यदि ऑफिस में बैठा है कोई भी डिसीजन लेगा तो वहां पे मनी जो है वो जरूर से इन्वॉल्व होगी।
तो यार सीएस बनने के पीछे और सीएस बनने के बाद हमारा जो मेन मकसद, मेन इरादा होगा, वो इरादा क्या होगा? वो इरादा ये होगा कि हम भी सीएस बनेंगे, कुछ अच्छा पैसा कमाएंगे, खुद की प्रैक्टिस करेंगे, या हमको यदि जॉब करना है, हमको जॉब करना पसंद है तो हम लोग जॉब करेंगे एंड जॉब कर कर भाई एक अच्छी सैलरी जो है वो हम लोग अर्न करेंगे। पर एक चीज देखो ना यार, अल्टीमेटली पैसा अर्न कैसे करेंगे ये तो सोच लिया, लेकिन उसको अर्न करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। बोले सर बिल्कुल। आज यदि मान लीजिए मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, 7 साल हो गए भाई प्रैक्टिस करते करते मुझे। आज जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरे पास कोई स्कोप होना चाहिए ना कि क्लाइंट आएगा तो कैसे भाई मेरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कैसे मैं अपना खर्चा, अपने घर वालों का खर्चा उठाऊंगा भाई, कैसे मैं बाकी सारी चीजों के एक्सपेंसेस को बियर करूंगा और लाइफ में थोड़ी बहुत भाई कॉन्टिंजेंसी के टाइम को मैनेज करने के लिए अपनी सेविंग्स भी बरकरार रखूंगा। तो यहां पे ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट आपको ये सिखाता है भाई कि एक सीएस पैसे कैसे कमाएगा, एक सीएस पैसे कैसे कमाएगा। मैं आपको बताता हूं भाई एक सीएस पैसे कैसे कमाएगा। मेरे साथ स्टूडियो में ना हमारे कृष्ण भगवान, मतलब इनका नाम बेसिकली कृष्णकांत है, हम लोग इनको कृष्ण बोलते हैं भाई, कृष्ण भगवान बोलते हैं हम लोग इनको। देखो भाई, मैं आज आपको यहां पर ना एक लाइव डेमो बताता हूं कि कैसे एक क्लाइंट एक सीएस के ऑफिस में आता है और वो सीएस के ऑफिस में आने के बाद कैसे एक सीएस उसमें अपना करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो यार मैं ना आज आपको यहां पर एक लाइव डेमो बताता हूं कि कैसे एक सीएस के ऑफिस में एक क्लाइंट आता है और क्लाइंट आके अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के बारे में वो बताता है। तो एक जो कंपनी सेक्रेटरी है ना, वो बिजनेस को शुरू करते समय भी क्या लेगा मालिक, उस क्लाइंट से फीस लेगा। जब बिजनेस शुरू कर दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर दी, उसके बाद भी वो क्या करेगा, उसके कंप्लायंस करने की फीस अलग लेगा। और जब सीएस को लगता है कि क्लाइंट उसके पास आ रहा है थका हारा, डरता डरता, रोता रोता, भागा भागा आ रहा है और बोल रहा है मालिक जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट करी मालिक उस दिन से लॉस ही लॉस हो रहा है, प्रभु बचा लो। तो वो सीएस बोलता है मालिक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है सीएस को भी लोग ना डॉक्टर साहब बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो, सीएस को भी लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं? हाँ भाई हाँ सर। बोले हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब नहीं, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब। अरे भाई चाहे डॉक्टर साहब बोलो या डॉक्टर साहब बोलो, बात एक ही है, ठीक है ओके। तो सर डॉक्टर तो वो होता है ना जो मरीजों का इलाज करता है, जो मरीजों को इंजेक्शन लगाता है, जो मरीजों को वेंटिलेटर पे चढ़ा देता है, जो मरीजों को डायरेक्ट ऊपर ही अरे मतलब भाई समझो ना, जो झोला छाप रहता है वो तो डायरेक्ट मरीजों को शॉर्टकट ऊपर का रास्ता दे देता है डायरेक्टली। क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? ठीक है, तो डॉक्टर का काम क्या होता है यार बेसिकली? आज यदि हम लोग हमारी सोसाइटी में बात करें मेरे भाइयों, तो डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है अपने पेशेंट को ट्रीट करना, उनकी समस्या का समाधान करना, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, सोल्यूशन देना। तो डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए ये काम करता है। आपको पता है क्या, हमारे इस देश में, हमारे इस देश की इकोनॉमी में जो सीएस लोग होते हैं ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो कंपनी सेक्रेटरी लोग होते हैं ना मालिक, उनको भी डॉक्टर की उपाधि दी है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ जाएगा, बोले सर बताओ ना प्लीज कहाँ पे लिखा हुआ है, हम भी हमारे नाम के आगे डॉक्टर यूज। अरे भाई ऐसी की तैसी आपकी, बुरा लगता है भाई। आपको डॉक्टर वॉक्टर वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। मैं तो आपको ना बिहेवियरल एस्पेक्ट से बता रहा हूं कि एक सीए और सीएस भी ना एक तरीके से सोसाइटी का डॉक्टर होता है। कैसे डॉक्टर होता है देखो, लिंक करने की कोशिश करना। मान लीजिए भाई मेरे साथ में ना स्टूडियो में कृष्ण भाई है और अभी मैं कृष्ण को बना दूंगा मेरा क्लाइंट, और क्लाइंट जो है वो मेरे ऑफिस आएगा और ऑफिस आने के बाद बताएगा कि साहब मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन दूंगा। तो एक बात बताओ ना भाई, कोई एक इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, उस प्रॉब्लम का यदि मैं सोल्यूशन देता हूं तो मैं उसके लिए कौन हो गया, डॉक्टर। तो भाई यदि मैं कल में आपको या आगे आने वाले लेक्चर में कभी मैं आप लोगों को डॉक्टर साहब बोल दूं या फ्यूचर डॉक्टर साहब बोल दूं, तो ऐसा मत करना कि आप लोग सीएस का बैग छोड़ के कोई बायोलॉजी का, डॉक्टरी का, एमबीबीएस का बैग लेके निकल जाओ, बोले हमको हमारे सर ने डॉक्टर बोलना स्टार्ट कर दिया था। ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। हर डॉक्टर का मतलब ये नहीं है भाई कि जो आपको मतलब आपकी हेल्थ को ठीक करे, जो आपको इंजेक्शन लगाए या जो आपको भाई सीधे ऊपर पहुंचा दे, वो वाला डॉक्टर नहीं होता है हर डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब होता है भाई जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करे, जो आपकी उलझनों को सुलझा दे, भाई उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। तो बोले सर ऐसे में तो हमारी मम्मी भी डॉक्टर है, वो हमारी मम्मी से बेटर हमारी प्रॉब्लम कोई सुलझा नहीं सकता है। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली उनका कोई तोड़ नहीं है भाई, ठीक है, उनका कोई तोड़ नहीं है मेरे भाई। ओके, तो आओ आज मैं आपको ना एक लाइव सेशन में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही भाई एक डेमो दिखाता हूं कि कैसे क्लाइंट ऑफिस में आता है और क्लाइंट ऑफिस में आके कैसे एक सीएस से यहाँ पर डिस्कशन करता है। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ स्टूडियो में हमारे स्टूडियो मास्टर, जो कि मुझे इतनी भर गर्मी में भाई चारों तरफ लाइट लगा के एकदम पसीने में मेरे से रिकॉर्डिंग करवा रहा है मेरा भाई, उसको बुलाना चाहूंगा। आओ भाई इधर, ठीक है। सो मेरे सामने ये कृष्ण भाई है, सबको पहले हाई कर दो। हेलो। हाँ, मेरे सामने भाई मेरा एक क्लाइंट है, मैं एक नया कंपनी सेक्रेटरी बना हूं
और मेरे ऑफिस में ये क्लाइंट आया है, क्लाइंट बोल रहा है कि साहब जी मुझे ना बिजनेस करना है, और साहब जी आपको पता है क्या, मेरे पास में पैसे बहुत है, मेरे पास में बिजनेस आइडिया भी है, मेरे पास में रिसोर्सेज भी है, मेरे पास में उस बिजनेस को चलाना कैसे है वो भी मुझे पता है, लेकिन साहब मैं आपकी हेल्प लेने आया हूं, स्टिल आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करूं। बोले मुझे क्लास 11th में मेरी मैडम ने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 BST में कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके के होते हैं, लाइक कोई सोल प्रोप्राइटरशिप भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, मतलब बिजनेस चला सकता है, पार्टनरशिप के थ्रू भी बिजनेस चला सकता है, LLP के थ्रू भी बिजनेस चला सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू भी बिजनेस चला सकता है, और कंपनी भी बना सकता है। पर सर इतनी सारी चीजें होने के बावजूद ना स्टिल आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरे लिए सही रहेगा। मैंने बोला अच्छा, और जैसे ही अपनी प्रॉब्लम को लेके मेरे पास में आया, मुझे दो चीजें समझ में आई। पहली चीज तो कि मुझे इसको सॉल्यूशन देना है, एंड दूसरी चीज जैसे ही मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्यूशन देने के बाद ये मुझे क्या देगा, एक नगद नारायण मतलब चेक देगा भाई, और उस चेक से मेरा भी रेवेन्यू बढ़ेगा और सामने वाले का प्रॉब्लम भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब जैसे ही क्लाइंट मेरे ऑफिस में आया ना, मैंने इसकी सारी बातें सुनी, एंड सारी बातें सुनने के बाद अब मेरा काम क्या है, एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करके देना। क्या करके देना, एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करके देना। और जैसे ही मैंने मेरे क्लाइंट को एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करके दे दिया ना मालिक, उसके बाद अब ये बिजनेस करेगा, उस बिजनेस के लिए ईयरली कंप्लायंस करना पड़ेंगे, उस ईयरली कंप्लायंस से भी मुझे क्या मिलेगी, मेरी फीस मिलेगी। अब हुआ ऐसा कि भाई हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और कंपनी का नाम रख लिया हम लोगों ने गुमनाम प्राइवेट लिमिटेड। तो भाई मैंने क्या किया था, गुमनाम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमने हमारे इस भाई साहब के लिए क्या कर दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। 1 साल हुआ बिजनेस किया, 2 साल हुआ बिजनेस किया, 3 साल हुआ बिजनेस किया, चौथे साल भाई मेरे पास भागा भागा आया, बोले साहब जी जब से ये बिजनेस स्टार्ट किया है ना तब से बहुत लॉस हो रहा है। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ, बोले सर पता नहीं, कुछ तो भी समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में ऐसा क्या हो गया है। मैंने बोला अच्छे से बिजनेस करो यार, आप लोग इतने जाने माने बिजनेसमैन हो, आपकी पीढ़ियों से खानदानी बिजनेस कर रहे हो भाई आप, और बढ़िया कंपनी बनाई है, नाम भी क्या सुपर्ब सिलेक्ट किया है आपने कि गुमनाम प्राइवेट लिमिटेड करके आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, एकदम यूनिक नाम है भाई, लोगों को ऐसे रफू चक्कर कर देते हो, तो आपका बिजनेस तो चलना ही चाहिए। फिर उन्होंने बोला सर मैं एक काम करता हूं, मैं पिछले 3-4 सालों से बहुत परेशान चल रहा हूं सर, आए दिन लोगों से उलझने होते रहती है, एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में टिक नहीं रहा है, जॉब पे जॉब छोड़ के जा रहा है साहब, कभी इनकम टैक्स की रेड होती है, तो कभी GST की रेड हो जाती है, तो कभी भाई लेबर कोर्ट वाले आके मेरी फैक्ट्री में कभी सर्च सीजर कर देते हैं, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में बहुत टेंशन चल रही है। मैंने बोला एक बार सोचो जाके अच्छे से। और हमारे भाई साहब ने क्या किया, हमारे भाई साहब एस्ट्रोलॉजी को बहुत जबरदस्त तरीके से मानते थे, ज्योतिष विद्या में बहुत भरोसा करते थे। ये गए भाई एक पंडित जी के पास, एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए। एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद बोलते हैं मालिक कि मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी, कंपनी का नाम रखा है गुमनाम प्राइवेट लिमिटेड, और जब से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है साहब मेरी जिंदगी गुम हो गई है, कुछ रास्ता दीजिए। उन एस्ट्रोलॉजर जी ने अपने कैलकुलेशन लगाए, और अपने कैलकुलेशन लगाने के बाद इनको बोला कि साहब आपकी जो कंपनी का नाम है वो कुंभ राशि को बिलोंग करता है, और जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर है उन डायरेक्टर की मीन राशि और मेष राशि है भाई, क्योंकि मेष राशि और मीन राशि का कुंभ राशि से कभी कोई मेल मिलाप नहीं होता है, इसीलिए यहां पर जो है आपको इतनी नुकसानी झेलनी पड़ रही है। तो अब ये मेरे पास आए, और मेरे पास आने के बाद बोलने लगे कि साहब मुझे ये कंपनी बंद करनी है। अब जैसे इन्होंने बोला कि ये कंपनी बंद करनी है, पहले मैंने इनको सांत्वना दी, एंड सांत्वना देने के बाद धीरे से मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, एक कंपनी सेक्रेटरी कमाता भी तो ऐसे ही है, पहले लोगों की दुकानें मतलब लोगों का बिजनेस स्टार्ट करवाता है, फिर उस बिजनेस के जो भी कंप्लायंस होते हैं, लाइक एनुअल फाइलिंग होती है, एनुअल रिटर्न होते हैं, ऑडिटिंग होते हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स वगैरह को अप्लाई करके सेक्रेटरियल ऑडिट करने का जो काम होता है वो सारा की सारा कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। बिजनेस बनाया, कंप्लायंस किया, और जब लास्ट में बिजनेस नहीं चल रहा है तो दुकानें बंद करवाने की भी कंपनी सेक्रेटरी क्या लेगा, फीस लेगा। मतलब आपको पता है क्या, चारों तरफ से दोनों हाथ भर के चारों दिशाओं से भाई एक कंपनी सेक्रेटरी के पास पैसा आता है। तो यू नो व्हाट, कहने का मतलब क्या है, हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना भाई, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर, नाम से ही क्लियर है, पहले लोगों की दुकानें जमाओ, फिर उस दुकान को मेंटेन करो, और मेंटेन करने के बाद जब लोगों की दुकानें नहीं चल रही है तो उनकी दुकानें बंद करने के लिए भी एक कंपनी सेक्रेटरी को क्या मिलते हैं भाई, पैसे मिलते हैं। तो आज से हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, थैंक यू मिस्टर कृष्ण भगवान, आज से हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो सब्जेक्ट ही हमारा ये है कि लोगों की दुकानें स्टार्ट करवानी है, लोगों की दुकानें जमानी है, जमाने के बाद उसको मेंटेन करना है, कंप्लायंस करना है भाई, इन कंप्लायंस करने के बाद कैसे
हम लोग उनके बिजनेस को बंद करेंगे और बिजनेस को बंद करवाने का प्रोसेस क्या होता है वो पूरा की पूरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हम लोगों को यहाँ पर ये सिखाने वाला है। ठीक है, तो यार अब ना आपको पूरा की पूरा मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है। एंड जब जो इंट्रोडक्शन दिया है अब हम लोग हमारे मेन स्क्रीन पर चलते हैं और मेन स्क्रीन पर चलकर देखते हैं कि ये जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा ये पेपर किस तरीके से कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस सब्जेक्ट में अल्टीमेटली हम लोगों को कितने पार्ट्स में क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पर और मेन स्क्रीन पर चलने के बाद देखते हैं मैंने आप लोगों के लिए सारी चीजें बाइफरगेट करके रखी हुई है। एंड अभी मेन स्क्रीन पे तो आई जाओ आप लोग, और अभी मैं कुछ स्टार्ट करूं मेन स्क्रीन पे उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आपको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए भाई अप्रोक्सीमेटली 150 से 190 चलो 200 पेज का एक रजिस्टर बना लेना है। व्हाइट कलर का सफेद पेज का एकदम फेयर पेज होने चाहिए। यहाँ पे कोई कंजूसी मत करना, जीवन में बहुत कंजूसियां कर ली आप लोगों ने, ठीक है, अब कंजूसी मत करना, इस पर्टिकुलर जगह पे कंजूसी मत करना भाई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो नोट्स बनाएंगे हो सकता है वो आपको आपकी रियल लाइफ में जब आप लोग काम करोगे, ऑफिस जाओगे, ठीक है, आर्टिकलशिप पे जाओगे तब भी आपको ये नोट्स काम आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा हो सकता है। तो भाई सबसे पहले आपको 200 पेजेस का एक रजिस्टर बना लेना है एंड उसमें स्टार्टिंग के जो 8 से 10 पेजेस है वो 8 से 10 पेजेस आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये एसबीईसी के लिए बात कर रहा हूँ, कंपनी लॉ की बात कंपनी लॉ में होगी। तो आपको 8 से 10 स्टार्टिंग के जो पेज है वो छोड़ देना है और 11वें पेज से आपको मैं ये जो भी चीजें बता रहा हूँ, ये इंडेक्स वगैरह बता रहा हूँ या जो प्लानिंग बता रहा हूँ वो नोट डाउन करते हुए चलना है। एंड सर हमको नोट्स वगैरह किस तरीके के मिलेंगे, तो चलो भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि जो नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको वो एकदम यूनिक तरीके के नोट्स मिलेंगे, एकदम नया तरीका होगा भाई। आज तक आपने ऐसे नोट्स पूरे सीएस के करियर में, पूरे सीएस की एकेडमी में कहीं पे नहीं देखे होंगे। ऐसे नोट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किए मेरे भाई। तो देखो नोट्स मैगजीन पैटर्न पे आपको नोट्स मिलेंगे और ये नोट्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। देखो यहाँ पर ये हमारे नोट्स का फर्स्ट पेज है। इन शॉर्ट में स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करके आपको बताता हूँ तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये इस तरीके से हमारे नोट्स चलेंगे। ये पूरे केस लॉ मतलब भाई जैसे हम लोग मैगजीन पढ़ते थे ना, अच्छी वाली मैगजीन भाई, अच्छी वाली। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार, है ना, हमारी स्कूल की किताबें पढ़ते थे हम लोग टॉम एंड जेरी की मैगजीन पढ़ते थे, ये उस तरीके की मैगजीन है। मैं कोई दूसरी मैगजीन की बात नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज हमारी क्लास में काफ़ी सारे ऐसे नालायक बच्चे होंगे कि जैसे मैंने मैगजीन नाम लिया होगा तो न जाने उनको कौन कौन सी मैगजीन याद आ गई होगी जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ भाई, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो चलो मेरे भाई, ये इस तरीके के आपके हर एक सब्जेक्ट के इसी तरीके के नोट्स रहने वाले, हर एक सब्जेक्ट के इसी तरीके के नोट्स रहेंगे एंड आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हम लोग बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, फन लविंग तरीके से मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे एंड उन सब चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके अल्टीमेटली जो हमारा पर्पज़ है कि हमारे एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेंगे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारी इस बैच को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो मैंने आपको ये एक नोट्स का केवल एक चैप्टर था, एक ट्रेलर था, वो दिखा दिया है भाई। अब मैं आता हूँ मेन जो डिस्कशन मुझे आप लोगों के साथ करना है। SBEC, इस SBEC का फुल फॉर्म होता है, मेरे साथ साथ लिख लो आप लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट का फुल फॉर्म लिखना। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है भाई, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। ठीक है, वो बोलने में ऐसा आता है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर, वो बोलने में ऐसा आता है। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे आज से, SBEC करके हम लोग इसको बोलेंगे भाई आगे से, SBEC शॉर्ट में बोलेंगे इसको हम लोग। और ये SBEC हमारा 3 पार्ट पे होगा। कैसे होगा अभी अपन लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए मालिक, आप लोगों के सामने ये पूरा की पूरा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर का सिलेबस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना रहेंगे, उसके लिए पूरा की पूरा एक डिटेल डिस्कशन जो है वो आप लोगों के सामने रखा हुआ है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी। वाह सर क्या बात बोली आपने, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ABC। बोले 3 पार्ट में डिवाइडेड है ABC। अरे भाई ऐसा मत बोलो यार, आप तो ऐसा बोल रहे हो ABC। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। ऐसा बोलो रे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके सर, ठीक है सर, हम भी समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हो। अरे इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं है, लाइफ में मजे करो यार, चिल मारो एकदम, ठीक है ओके। वैसे सर हमने सुना है कि आप बहुत कुछ बातें करते हो, हाँ पढ़ाते पढ़ाते। भाई जहाँ से भी सुना है आपने, जिसके भी मुँह से सुना है, अब मैं क्या ही बोलूँ। और आप लोग कभी झूठ नहीं बोलते हो, मुझे पता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हो, कभी झूठ नहीं बोलते। तो होपफुली आप लोगों ने जो सुना होगा वो सही भी सुना होगा। बोले ठीक है सर, आप हमारे साथ भी प्लीज़ ऐसी बातें। भाई
थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए ना, इसलिए पहला दूसरा लेक्चर तो अभी ऐसा नहीं करूंगा ना, धीरे धीरे भाई थोड़ा आपको और मुझे फेमिलियर हो जान दो। जब हम दोनों एक दूसरे से फेमिलियर हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद हम सब कैसी कैसी भी बातें करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अभी पहला फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। चलो भाई देखो अब यहाँ पे ये क्या बोलता है, 3 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आपको पता है क्या, इस सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर में आपको केवल और केवल ओनली 21 चैप्टर्स पढ़ना है। यस यस यस, ओनली 21, केवल 21 चैप्टर पढ़ना है। वाह, अजीब इंसान हो, पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके आते हो क्लास में और बोल रहे हो केवल 21 चैप्टर पढ़ना है। 21 चैप्टर पढ़ना किसको बोलते हैं सर? मैंने बोला हाँ बात तो सही बोल रहे हो। बोले सर 21 चैप्टर पढ़ना है। मैंने बोला हाँ। बोले सर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आपको पता है सीएस के स्टूडेंट क्या करते रहते? सीएस के स्टूडेंट ना डीजे 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 करते रहते हैं। बोले सर ये डीजे डीजे क्या है? सर क्या है डीजे डीजे का मतलब? मैंने बोला चलो डीजे डीजे मत करना हो तो जेडी 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 कर लो। बोले सर जेडी मतलब जस्ट डायल होता है, 10 टाइम्स 8 पे कॉल करो, हेलो, किसी का भी एड्रेस पूछ लो, रख दो। कुछ भी। अरे भाई सुनो ना, डीजे का मतलब होता है देयर इज अ दिसंबर आफ्टर एवरी जून, देयर इज अ जून आफ्टर दिसंबर। भाई ये जून दिसंबर जून दिसंबर जून दिसंबर का जो सिलसिला होता है ना, ये सीएस स्टूडेंट की लाइफ में चलते रहता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि सिलेबस को 2 अटेम्प्ट लगा के मिला के पढ़ने से अच्छा है 1 अटेम्प्ट में पूरा पढ़ लो। और 21 चैप्टर जो है वो हमको इस सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में पढ़ना है। उस 21 चैप्टर को भी मैंने यहाँ पर बाइफरगेट किया है मेरे भाई। और वो कैसे बाइफरगेट किया है ध्यान से देखना। आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है पार्ट ए में। पार्ट ए किस चीज से रिप्रेजेंट करता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। पार्ट बी में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 14 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक का डिस्कशन करना है। एंड चैप्टर नंबर 19 से लेके चैप्टर नंबर 21 तक का जो डिस्कशन करना है वो करना है आपको पार्ट सी में। एंड तुमको बहुत ईमानदारी से एक बात बता दूं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों की सेपरेट बाइफरगेशन जो है वो ICSI मतलब आपके और मेरे इंस्टीट्यूट ने करके रखी हुई है। एंड यदि मैं सेपरेट बाइफरगेशन की बात करूं मेरे भाई, तो पार्ट ए जो है वो 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, बाप रे बाप। पार्ट बी जो है वो 35 मार्क्स का वेटेज रखता है। एंड पार्ट सी जो है वो आपका 25 मार्क्स का जो है वो वेटेज रखता है। तो ये टोटल मिला के 40 प्लस 35 इज इक्वल टू 75 एंड 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100 मार्क्स जो है वो इस तरीके से कवर होते हैं। तो पार्ट ए जो है वो किससे रिप्रेजेंट करता है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। हमारे पास कृष्ण जी आए थे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। उन्होंने प्रॉब्लम बताई थी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पैसा है, बिजनेस आइडिया है, रिसोर्सेज है, सारी चीजें हैं, कंट्रोल। पर स्टिल आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करूं। तो ये जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए किसकी बात करता है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बात करता है कि आपको अपने क्लाइंट का बिजनेस सेट करना है। सेट करने के लिए उसको किन किन चीजों की जरूरत होगी वो एज एन कंपनी सेक्रेटरी आपको वहां पे गाइड करना पड़ेगा। यदि पार्ट बी की बात करूं तो जो बिजनेस आपने पार्ट ए में सेट किया है अपने क्लाइंट के लिए, जो सर्विसेज आपने उसको प्रोवाइड की है, जैसा आपने उसको डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन को फॉलो करके जब क्लाइंट ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस बिजनेस में मालिक क्या क्या कंप्लायंस करने हैं, कौन कौन से लॉ को फॉलो करना है। और यदि उन लॉ को हमने फॉलो नहीं किया तो भाई जो लॉ मेकर है या जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी है या जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी हमारी कह के भी ले सकती है। तो भाई ऐसे उड़ते हुए तीर हमें नहीं लेना है। ऐसे उड़ते हुए तीरों से यदि हमको बचना है भाई, प्लीज पढ़ाई पे फोकस करना, दूसरी जगह नहीं जाना भाई आपको। यदि ऐसे उड़ते हुए तीरों से हमको बचना है तो उसके लिए हम लोगों को पार्ट बी में जो कंप्लायंस वाला पार्ट है, वो कंप्लायंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो आपके क्लाइंट के बिजनेस को बचाने के लिए होता है। एंड पार्ट सी, जब क्लाइंट आता है एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, ऐसा एग्जांपल है, हर क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता है भाई। जब क्लाइंट आता है थका हारा, बोल देता है इस जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा, बोले जिंदगी ने दिए बहुत सारे धोखे, फिर कंपनी सेक्रेटरी उसके पास में खड़े रहता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है ये तो, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बोले जिंदगी ने दिए बहुत सारे धोखे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और ऐसा बोल के एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो अपने क्लाइंट की दुकानें बंद करने का काम करता है, मतलब क्लोजर ऑफ बिजनेस के बारे में यहां पर डिस्कशन होता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा की पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। क्वेश्चंस आंसर आएंगे आपको, केस स्टडी आएंगे, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस आएंगे, उन सबका हम लोगों को यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा। किस तरीके से एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ये भी हम लोग यहाँ पर साथ ही साथ में समझते हुए चलेंगे। तो भाई ये पूरी की पूरी जो 100 नंबर की जर्नी है, वो 100 नंबर की जर्नी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एंड बिलीव मी
फर्स्ट ग्रुप में यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप सबसे ज्यादा नंबर लाने की कोशिश कर सकते हो, एंड पूरा की पूरा प्रैक्टिकल है भाई, पूरा की पूरा प्रैक्टिकल है। एंड इसको अपन लोग इतने लाइट मोड में पढ़ेंगे, इतने इतने आराम से पढ़ेंगे ना कि यूवर लाइक कि ठीक है सर कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमको यहाँ पर सेक्शंस याद रखना है, सेक्शंस के साथ साथ थोड़े बहुत प्रोसीजर है, प्रोसीजर याद रख लेना है। तो बच्चों यदि मैं कल से आपको कोई नए लुक में दिखूँ, मतलब टोपी वगैरह लगा के दिखूँ, तो ये मत समझना कि सर ने हमको भी टोपी लगा दी, नहीं भाई। एक्चुअल में जिस स्टूडियो में मैं शूट कर रहा हूँ, ये जो माइक है भाई, इस माइक में एसी की जो आवाज़ होती है, हल्की सी जो नॉइस होती है, वो नॉइस भी कैप्चर हो जाती है। जहाँ पर हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यदि वहाँ से कोई गाड़ी भी निकल जाती है भाई, तो उसकी भी आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है, मुझे फिर से वो लेक्चर अगेन री रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसलिए बड़े कष्ट सहन करके भाई मैं ऐसी तपती हुई गर्मी में, बहते हुए पसीने में, हम सारी फैकल्टी ये लेक्चर्स वगैरह जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं भाई, इसी बहाने हम लोगों को आपके पास तक पहुँचने का मौका भी मिल रहा है। ठीक है, चलो यार आ जाओ, हम लोग काम की बात करते हैं। तो ये जो पूरा की पूरा सिनेरियो है, ये सिनेरियो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बहुत सारी बातें करेंगे, और इस सब्जेक्ट के हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि रियल लाइफ में जब हम लोग ऑफिस में बैठेंगे या जब हम लोग जॉब पे जाएंगे तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। एंड ऑल्दो भाई यदि मैं इसके सबसे पहले चैप्टर की बात करूं तो इसका पहला चैप्टर तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही हो जाता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, जो आपको आपकी क्लास 11th में मैडम ने पढ़ाया था कि हम किन किन फॉर्म से बिजनेस कर सकते हैं, किन किन तरीकों से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, वो है आपका चैप्टर नंबर 1। बट मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 को यहां पर स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल वाला जो चैप्टर है आपका, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3, उस चैप्टर नंबर 3 से पहले स्टार्टिंग करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे, फिर 2 एंड 4 पे आएंगे, एंड देन फिर हम लोग आगे का जो भी हमारा जर्नी रहेगा, आगे की जो भी हमारी पाथ रहेगी, उस पाथ को हम लोग फॉलो करते रहेंगे। तो सबसे पहले अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आज के लेक्चर में और होपफुली हो सकता है कल के लेक्चर में भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्टली हम लोग मूव कर जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। एंड चैप्टर नंबर 3 के नोट्स भी हम लोगों के पास रेडी है भाई, इस नोट से हम लोग पढ़ेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों का आपको जवाब देना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। एंड डायरेक्टली मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पे नहीं ले जाऊंगा, मैं वैसा नहीं कर सकता हूं भाई जैसा आज तक आप लोग पढ़ते हुए आए हो कि डायरेक्टली चैप्टर नंबर 3 है, इस चैप्टर नंबर 3 में मान लीजिए मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पे आता हूं और ये हाईलाइटर सिलेक्ट करके ऐसे 2-3 बार 4 बार पढ़ के उसको अंडरलाइन कर करके मैंने आपको बता दिया और बोल दिया आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं कर सकता हूं। अभी इस लेक्चर से लेके आने वाले एक और लेक्चर तक, उसकी पूरी एंडिंग तक, हम लोग यहां पे चैप्टर नंबर 3 में जो भी कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने यूज किए हैं या हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट की ना पहले एक बार हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद फिर यहाँ पर आपके पास है जो पूरे टॉपिक बाय टॉपिक जो कॉन्सेप्ट्स है, उन टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके 1-on-1 बेसिस पे कंप्लीट करेंगे। सो हमारे पढ़ने और पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसे रहेगा मेरे भाइयों कि जो भी नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले उसकी बिल्कुल डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एंड देन एक बार डिटेल में हम लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसके बाद में ये बुक और नोट से रीड करना मेरे भाई, इट जस्ट एन फॉर्मेलिटी हम लोगों के लिए रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। एंड उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के बाद हम लोग जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस को अकॉर्डिंगली फॉलो कर लेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो रहने वाला है आप लोगों का चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मेरे भाई राइटिंग पे नहीं जाना है आप लोगों को। ठीक है, तो बचपन में स्कूल नहीं गए थे और बचपन में स्कूल नहीं जाने की वजह से वो जो सौभाग्य जो आप लोगों को प्राप्त हुआ है कि भाई बचपन में जब मैडम हाथ पकड़ के उनके हाथों से अपने हाथों को पकड़ के जब लिखना सिखाती थी, तो भाई वो वाली लाइफ हम लोग नहीं जी पाए थे। क्योंकि जिस एज में बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे गांव में भाई हम लोग उस एज में गली के बच्चों के साथ हम लोग कंचे खेला करते थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे भाई, क्रिकेट खेला करते थे, थोड़े बड़े हो गए थे तो। एंड देन उसके बाद में भाई जो भौरी रहती थी बढ़िया, उसको ऐसे रस्सी से जाल से लपेट के और बिल्कुल लपक के एकदम भौरी वौरी खेला करते थे। तो भाई जिस एज में मैडम ने अच्छे से हाथ पकड़ के अच्छी हैंडराइटिंग सिखाई थी, उस समय वो वाला टाइम पीरियड मिस कर दिया था, इसलिए थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग आप लोगों को ऐसी लगेगी, बट इट्स ओके, इतना भी वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इतना भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको हैंडराइटिंग समझ में ही नहीं आ रही है, सब चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, चैप्टर का नाम है चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज है 4 to 8 मार्क्स का। मतलब एग्जाम में यहां से आपको 100 मार्क्स में से 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं।
अब बात आती है चार्टर डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या। CSEET लॉ लीगल एप्टीट्यूड, वहां पे एलिमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 करके एक चैप्टर था। उस चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। एंड थोड़ा बहुत आप लोगों को यह भी पता था कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में क्लॉज होते हैं, उन क्लॉज में बहुत सारी बातें लिखी होती है और वो बातें कहीं ना कहीं फॉलो करनी पड़ती है। इतना आप लोगों को पता है विद रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। साथ ही साथ आप लोगों ने जब क्लास 11th और 12th में जब BST भी पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ा होगा, वहां पर भी आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन के समय एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया था, जिसको चार्टर डॉक्यूमेंट से नाम दिया था। और उस चार्टर डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम और आर्टिकल आते थे और आपको ऐसा बता दिया गया था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। तो मेरे भाइयों, वहां पे जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों को चूंकि ये वर्ड पता है, मुझे तो इसमें भी बहुत ज्यादा खुशी है। मैं बहुत खुश हूं, मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करता हूं इस चीज के लिए कि आपको कम से कम मेमोरेंडम और आर्टिकल का एक बेसिक मीनिंग पता है। अब हम लोग यहां पर एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल की इन डेप्थ जर्नी, और एक एक कॉन्सेप्ट का भाई, एक एक कॉन्सेप्ट का हम लोग ना यहां पर मर्डर करने वाले, मर्डर, और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। एंड यू नो व्हाट, हम लोग यहां पर टेररिस्ट बन जाएंगे इस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के। मतलब भाई खतरनाक खूंखार तरीके से। मतलब ये जब चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा ना, यू वर लाइक कि भाई लोगों के लिए ये केवल और केवल आर्टिकल और मेमोरेंडम है, लेकिन हमारे लिए आर्टिकल और मेमोरेंडम का मतलब तो कुछ और ही हो जाता है। इतनी इन डेप्थ एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे इस चार्टर डॉक्यूमेंट्स वाले कॉन्सेप्ट को। चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ओके। सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन आता है ना, ये पोर्शन आपके कंपनी लॉ को हिट करता है, कंपनी लॉ को रिलेट करता है। और जब भी हम लोग सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी पढ़ेंगे तो हमको कंपनी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए, अदर इकोनॉमिक लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग बेसिकली ऑफिस बेस्ड लॉ पढ़ रहे हैं ना, ऑफिस कैसे चलाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, सारे के सारे जो बेसिक फंडामेंटल है उनकी नॉलेज होनी चाहिए मेरे भाई। तो अब देखो, हम लोग यदि बात करें आर्टिकल एंड मेमोरेंडम की, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल को डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 में। कहां पे डिफाइन किया है आर्टिकल को? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 में डिफाइन किया हुआ है मेरे भाई। यदि मैं बात करूं मेमोरेंडम की, तो मेमोरेंडम को डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 56 में, जो है वो मेमोरेंडम को डिफाइन किया है। यहां पे इनके केवल और केवल क्या मेंशन की है मेरे दोस्त? यहां पर मेंशन की है इनकी डेफिनेशन। 256 में मेंशन की है इसकी डेफिनेशन। इसके डिटेल्ड प्रोविजन हम लोगों को कहां पे मिलते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजन मिलेंगे सेक्शन नंबर 5 में। मेमोरेंडम के प्रोविजन मिलेंगे हम लोगों को सेक्शन नंबर 4 में। तो सेक्शन नंबर 4 जो है वो मेमोरेंडम के बारे में बात करेगा, आप लोगों से इन डेप्थ डिटेल में बात करेगा। और आर्टिकल से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है हमारे पास में? सेक्शन नंबर 5 है। अब यदि जो आर्टिकल और मेमोरेंडम हम लोगों ने सेक्शन नंबर 4 एंड 5 में बनाए हैं, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी हम लोगों ने कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल बना दिया था, लेकिन जिस समय जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने आर्टिकल और मेमोरेंडम को ड्राफ्ट कर दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। लेकिन भाई ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ना हम लोगों को उनमें कुछ चेंजेस करना पड़ सके। भाई ऐसा बोलते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आप भी तो थोड़े थोड़े समय में चेंज करते हो ना अपनी चॉइस को, ठीक है। पहले किसी समय किसी जमाने में आपको शीला पसंद आती थी, फिर अब शीला पसंद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अब आपको मुन्नी पसंद आने लगी। अब मुन्नी पसंद नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि अब मुझे चित्रा पसंद आने लगी, मुझे मतलब आप लोगों को चित्रा पसंद आने लगी भाई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो लाइफ में क्या होता है ना, थोड़े थोड़े समय में चॉइस चेंज होती जाती है भाई। तो जब चॉइस चेंज होती है तो चॉइस चेंज होने के साथ साथ जीवन में दूसरे बदलाव भी करने पड़ते हैं भाई हम लोगों को। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक उसी तरीके से जिस समय हम लोगों को कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी थी उस समय हम लोगों ने मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्लॉजेस मेंशन कर दिए, लेकिन थोड़े समय बाद जब कंपनी का बिजनेस रन होने लगा, कंपनी और नए नए एरा में जाने लगी, नए नए एरिया में जाने लगी, नए नए काम करने लगी, तो अब कंपनी को ना हो सकता है कि अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को क्या करना पड़े? चेंज करना पड़े। तो अब देखो ना, डेफिनेशन कहां पे देके रखी है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 56 में मेमोरेंडम की एंड 2 क्लॉज 5 में आर्टिकल की।
सेक्शन नंबर 4 में डिटेल प्रोविजन है कि मेमोरेंडम में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, कौन कौन से क्लॉज आते हैं, उन क्लॉज में क्या क्या डिटेल मेंशन करना है, वो कहां पे बताया आपको, सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है। और आर्टिकल के बारे में आपको कहां पे डिस्कशन मिलता है मेरे दोस्त, सेक्शन नंबर 5 में मिलता है। अब जब जीवन में बदलाव आता है, ठीक उसी तरीके से आर्टिकल और मेमोरेंडम में भी क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं मेरे दोस्त। तो जब भी मेमोरेंडम में कोई चेंजेस होगा, वो चेंजेस हम लोग देखेंगे। मैं यहां पे ऐसा एक साइन बना देता हूं चेंजेस का, मैं यहां पर चेंजेस का ऐसा साइन बना देता हूं। और चेंजेस कहां पे करेंगे, सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंग। सेक्शन नंबर 13 जो है वो किसमें चेंजेस की बात करता है, किसमें मॉडिफिकेशन की बात करता है मेरे भाई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मॉडिफिकेशन की बात करता है। ऑन अदर हैंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल, तो आर्टिकल में जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी चेंजेस करने होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, सेक्शन नंबर 14 के अकॉर्डिंग होंगे। तो अभी तक देखो आप लोग, कहां आप लोगों ने सीएस एग्जीक्यूटिव में नया नया पदार्पण किया था, डेब्यू किया था, और भाई डेब्यू में ही आपको ऐसी बाउंसर झेलना पड़ रही है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब यहां से लाइफ ऐसी चलेगी। एंड देखो, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से भी पढ़ा सकता था, जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, जो नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ पढ़ के बता देता, आपको ही मजा आता, आपको लगता भाई क्या गजब का टीचर है यार। सीएस एग्जीक्यूटिव में आने के बाद भी सीएस ईटी जैसी, डबल ईटी जैसी फीलिंग आ रही है, कोई कुछ नहीं है, किताब में जो लिखा है वो पढ़ के खत्म कर दो, दैट्स इट। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चूंकि इंस्टीट्यूट ने ऑफिस बेस्ड सब्जेक्ट रखा है, तो आपको रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ कैसे चलती है वो भी मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक देखो ना क्या हुआ। तो अभी हम सबसे पहले ना राइट हैंड साइड का जो टॉपिक है दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसकी बात कर लेते हैं। एमओए, जिसको हम लोग माओ भी बोल सकते हैं, माओ, और इधर वाला हो जाएगा आओ। तो माओ का मतलब क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड आओ का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब समझने की कोशिश करना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन कहां पे किया है, कि बोले मेमोरेंडम होता क्या है, उसको डिफाइन किया है 256 में। तो 2 क्लॉज 56, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 56 में डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है, डेफिनेशन क्या है वो देख लेंगे रे हम लोग, उसकी टेंशन नहीं है हम लोगों को। मेमोरेंडम में क्या क्या होता है वो कहां पे बताया हमको, सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है। और जो क्या क्या था मेमोरेंडम के अंदर, उसमें यदि कोई चेंजेस करना है तो वो कहां पे करेंगे हम लोग, सेक्शन नंबर 13 में करेंगे। ऐसा याद रखते जाओ, सेक्शन भी याद होंगे अपनी क्लास में, भाई है तुम्हारे साथ में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक सेक्शन याद होगा आप लोगों को। अब यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो टॉपिक लिखा हुआ है दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यदि उसकी बात करूं, मैं आओ की बात करूं, तो आओ को कहां पे डिफाइन किया है, सबसे पहले डेफिनेशन कहां पे मिलती है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 में डिफाइन किया है कि आर्टिकल मतलब क्या होता है। और मेरे भाई, यदि दुनिया में आपको सस्ते नशों के यदि नतीजे देखना हो तो आर्टिकल की डेफिनेशन पढ़ लेना। लॉ में करने बिल्कुल वैलिड प्रूफ दिया है कि सस्ते नशे कैसे इफेक्ट डालते हैं, क्या नतीजे मिलते हैं, और उन्होंने 2.5 में जो डेफिनेशन मेंशन की है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, उन्होंने कैसे डेफिनेशन मेंशन की है पता है क्या, आर्टिकल मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी विच कैन बी ऑल्टर टाइम टू टाइम बेसिस। बाप रे बाप, क्या डेफिनेशन दी मालिक इन्होंने, कि बोले आर्टिकल मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी विच कैन बी ऑल्टर टाइम टू टाइम बेसिस। बाप रे, सस्ते नशों के परफेक्ट नतीजे भाई, परफेक्ट नतीजे। भाई कम से कम थोड़ा सा महंगा नशा कर लेता तो या तो ये डेफिनेशन ही नहीं देता, या फिर डेफिनेशन को और थोड़ा प्रॉपरली डिराइव करता, ड्राफ्ट करता, तो कम से कम कुछ वैल्यू तो भी क्रिएट होती। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं भाई, चलता है, जितना नशा जितना पैसा उतना मजा, ऐसी वाली बात है वहां पे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये भी ठीक है। तो आर्टिकल को कहां पे डिफाइन किया इन्होंने, 2.5 में डिफाइन किया है। आर्टिकल में क्या क्या होगा वो कहां बताया है, सेक्शन नंबर 5 में बताया है। और जो सेक्शन नंबर 5 में कंटेंट टू द आर्टिकल है, उसमें यदि चेंजेस करना होंगे तो वो चेंजेस हम लोग कहां पे करेंगे, सेक्शन नंबर 14 में करेंगे। तो देखो ना यार, मेमोरेंडम की यदि राइट हैंड साइड की मैं बात करूं, सेक्शन नंबर 256, सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 13 ध्यान रखना है हम लोगों को। एंड यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करूं, तो वहां पर सेक्शन नंबर 2, 5 ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 5 ध्यान रखना है, एंड सेक्शन नंबर 14 तुम लोगों को जो है वो यहां पर ध्यान रखना है। और अब इन दोनों के लिए कॉमन सेक्शन, अब इन दोनों के लिए कॉमन सेक्शन, एंड वो कॉमन सेक्शन कैसे आएंगे मेरे भाई, वो कॉमन सेक्शन कुछ इस तरीके से आएंगे कि जब भी तुम लोग ऐसा बोलना सीखना, मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूंगा भाई, एंड प्लीज इट इज एडवाइजेबल, डू नॉट ट्राई कि आप लोग मेरे लेक्चर को ना 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देखना, मत देखना। मैं ऑलरेडी भाई 1.25 पे चलता हूं, मैं ऑलरेडी 1.25 पे चलता हूं भाई, तो प्लीज आप लोग ना ऐसे एडवेंचर करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, करेक्ट है ना। तो आपको ऐसा बोलना सीखना पड़ेगा कि 4 में आपने जो जो बनाया है, या ऐसा बोलो, चलो और सिंपल कर देता हूं मैं, सेक्शन नंबर 4 में आपने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया है,
उसमें चेंजेस कहां पे करते हो? अंडर सेक्शन 13 करते हो। सेक्शन नंबर 5 में आपने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया है उसमें चेंजेस आप कहां पे करोगे? सेक्शन नंबर 14 में करोगे। एंड 13 एंड 14 में जब जब आप चेंजेस करोगे बनाई हुई उन चीजों में जो आपने सेक्शन नंबर 4 एंड 5 में बनाई थी, तो सेक्शन नंबर 4 एंड 5 में जो चीज बनाई थी उसमें परिवर्तन, उसमें चेंजेस कहां किया मेरे प्यारे बच्चों? सेक्शन नंबर 13 एंड 14 में किया। एंड सेक्शन नंबर 13 एंड 14 में जब जब चेंजेस करोगे ना, तब तब कंपनी लॉ का एक और धमाकेदार सेक्शन आपके सामने एप्लीकेबल होगा, एंड वो एप्लीकेबल होगा आपका सेक्शन नंबर 15। और इसी सेक्शन नंबर 15 के साथ में एक और सेक्शन आएगा आपके सामने, वो होगा आपका सेक्शन नंबर 17। ओ माय गॉड मालिक, आज हमारा फर्स्ट डे है और आज फर्स्ट डे पे आपने हमको ये 6 से 8 सेक्शन की लिस्ट दे दी है, और जिसके नाम हम लोग बता भी सकते हैं, एक्सेप्ट लास्ट के 2 सेक्शंस के नाम अभी हम लोग नहीं बता सकते। तो मैंने बोला रुको ना यार, ऐसे खाली हाथ थोड़ी भेजूंगा आपको। जितने सेक्शन मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लिखे हुए हैं ना, सारे के सारे सेक्शंस आज आपके पैकअप हो जाएंगे, आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, आपके माइंड में फ्रीज हो जाएंगे। एंड यू नो व्हाट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर क्लास, कि जिस क्लास में जो भी सेक्शन पढ़ाऊंगा ना, उस सेक्शन का नाम एंड नंबर एंड अंदर का कंटेंट भी उसी पर्टिकुलर क्लास में ही याद करवाने की कोशिश करूंगा। यू नीड नॉट टू स्टडी एट होम। भाई बोलने की बात है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, बहुत जरूरी होती है, ऐसे जोश जोश में बोल देते हैं वो तो। यू नीड नॉट टू स्टडी एट होम। अदरवाइज आप अपने घर वालों को बोलो कि हमने तो ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर ली है भाई, जहाँ के टीचर ही बोलते हैं कि आपको घर पे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, केवल लेक्चर सुन लो हम लोगों के। तो ऐसा नहीं है भाई, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, CA CS की एग्जाम है, ओके। हाँ, लेकिन क्लास में ही मैक्सिमम आपको याद हो जाएगा, ये मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ भाई आप लोगों के सामने। तो अभी देखो ना यार, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि मेमोरेंडम की डेफिनेशन कहाँ पे देके रखी है? 256 में। आर्टिकल की डेफिनेशन कहाँ पे देके रखी है? 25 में। मेमोरेंडम के अंदर कंटेंट क्या होंगे वो कहाँ पे बता के रखा है? सेक्शन नंबर 4 में। आर्टिकल में कंटेंट क्या होंगे वो कहाँ पे बता के रखा है? सेक्शन नंबर 5 में। मेमोरेंडम के जो कंटेंट थे सेक्शन नंबर 4 के, उनमें चेंजेस करना हो तो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होंगे? सेक्शन नंबर 13 के। और आर्टिकल के जो कंटेंट है, जो हमने सेक्शन नंबर 5 में आर्टिकल के कंटेंट मेंशन करे, यदि उसमें कोई चेंजेस करना है तो वो चेंजेस हम लोग कहाँ पे करेंगे? सेक्शन नंबर 14 में करेंगे। और जब जब सेक्शन नंबर 13 एंड 14 करेंगे मेरे मालिक, जब जब सेक्शन नंबर 13 एंड 14 हम लोग यहां पर करेंगे, तब तब सेक्शन नंबर 15 एंड 17 जो है वो प्रकट हो जाएंगे। वो बोलेंगे बियो हम भी है। बियो इज एन इंदौरी वर्ड, मतलब इंदौर में, आप यदि इंदौर में आओगे और जो थेट इंदौर वाला जो एरिया है भाई, वहां पर यदि आप जाओगे तो यदि आप अननोन है, आपका नाम किसी को पता नहीं है, तो भाई एवरीवन इज लाइक, यहाँ पर रिस्पेक्टेबल मैनर में आपको बुलाया जाएगा, और भैया इधर आओ। तो यहाँ पे भैया नहीं बोला जाता है, यहाँ पे भैया बोला जाता है, भैया है ना, भैया। तो हम लोग भी हमारी क्लास में काफी सारे ऐसे वर्ड यूज करेंगे, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। तो जब जब सेक्शन नंबर 13 एंड 14 होगा, तब तब सेक्शन नंबर 15 एंड 17 प्रकट हो जाएंगे। अब 15 एंड 17 के पीछे लॉजिक क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा। और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सेक्शन नंबर 15 एंड 17 के पीछे क्या लॉजिक है। देन ये लॉजिक देके और ये सेक्शंस की स्ट्रक्चरिंग बता के मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करूंगा। एंड देन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहां पर इन बेसिकली पहले ये 8 सेक्शन के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। एंड ये 8 सेक्शन का डिस्कशन जब हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग हमारे नोट्स में से एक एक कॉन्सेप्ट को उठा के एक एक कॉन्सेप्ट को वहां पर डील करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन रहने वाला है अगले आने वाले कुछ दिनों का या कुछ लेक्चर्स का बोल दो आप। तो अब समझो आप, सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 15 बोलता है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, कौन से कलर की पेन सिलेक्ट करूं, कौन से कलर की पेन सिलेक्ट करूं। देखो भाई देखो, कुछ बच्चे नालायक बच्चे मन की मन में ही सोच रहे हैं, सर बोले व्हाइट कलर के पेन का कलर सिलेक्ट करो। कैसी बात कर रहे हो भाई, व्हाइट कलर के पेज पे व्हाइट कलर की इंक से लिखूंगा क्या? कौन से जमाने के हो भाई, कौन से जमाने के हो आप? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लो सर बोले आओ कभी हवेली पे, हम आपको बताते हैं हम कौन से जमाने के। बेटा हवेली पे बुला रहे हो क्या? अरे बोले सर आओ तो सही, कभी मजे करेंगे। अच्छा आता हूँ बेटा, आता हूँ। तो जब भी सेक्शन नंबर 13 एंड 14 होगा, सेक्शन नंबर 15 आएगा एग्जिस्टेंस में। सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 15 बोलता है चेंजेस टू बी noted in every copy. Changes to be noted in every copy. मतलब आपने सेक्शन नंबर 13 या 14 में जो भी चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल की हर एक कॉपी में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मान लीजिए 100, 200, 500, 1000 कॉपी इशू करी है, उसमें से 50-25 कॉपीज में आपने ये चेंजेस कर दिए, बाकी कॉपी में आपने चेंजेस किए ही नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल किसी भी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट्स होता है, और उसी डॉक्यूमेंट्स को देख के
बाहर वाले लोग जो है वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार होते हैं, आपके साथ किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए एंटर्ड होते हैं। तो भाई जो भी चेंजेस हुए हैं सेक्शन नंबर 13 एंड 14 में, आपने जो जो गुल खिलाया है, गुल खिलाया मतलब जो जो चेंजेस किए भाई, वो हर एक कॉपी में नोट होना चाहिए अंडर सेक्शन 15। एंड सेक्शन नंबर 17 ये बोलता है, सेक्शन नंबर 17 ये बोलता है एवरी चेंजेस टू बी इंटीमेट टू मेंबर। आपने जो जो चेंजेस किए हैं चार्टर डॉक्यूमेंट्स में, वो सारे के सारे चेंजेस जो है वो आपको किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपके शेयर होल्डर को जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो देखो मेरे भाइयों, ये जर्नी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से स्टार्ट की है। एक चैप्टर है हम लोगों के पास, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3। एंड जो चैप्टर नंबर 3 है एग्जाम में उसका वेटेज है 4 to 8 मार्क्स का, कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक रॉ डिस्कशन किया है अभी तक हम लोगों ने। एंड यहाँ पे बोला है कि चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल। मेमोरेंडम में ये पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में डिस्कशन किया कि भाई डेफिनेशन दे के रखी है यहाँ पर 256 में, कंटेंट दे के रखे है 4 में, चेंजेस दे के रखा है 13 में, कैसे चेंजेस करना है। आर्टिकल की डेफिनेशन दे के रखी है 25 में, 5 में बता के रखा है कि कंटेंट इन द आर्टिकल या कंटेंट टू द आर्टिकल क्या होगा। एंड सेक्शन नंबर 14 में बता के रखा है कि जब भी आर्टिकल को चेंज करना होगा तो प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे। एंड जब भी आप लोग सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 14 में चेंजेस करोगे, उस चेंजेस को नोटेड टू बी इन एवरी कॉपी, ये सेक्शन नंबर 15 बोलता है। एंड सेक्शन नंबर 17 बोलता है भाई कि जो भी चेंजेस किए हैं आपने आपके चार्टर डॉक्यूमेंट्स में, वो मेंबर को आपको कम्युनिकेट करना है। तो मालिक, यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को मैं समाप्त करूंगा। एंड जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आता हूं तो इनकी अब डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। एंड इनकी डिटेलिंग स्टार्ट करने के बाद में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, सी यू सून।